बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बीएस मैथमेटिक्स में इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी का जो सेकंड पार्ट है उसका लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे आज से। इसमें कोर्स कोड है इसका STA 323 और इसका जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी 2 है। क्रेडिट आवर इसके 3 हैं और टोटल मार्क्स आपके एग्ज़ाम्स के 60 होंगे। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट जो है वो कोर्स कोड वगैरह हो सकते हैं और मार्क्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंट होती है, तो जिस यूनिवर्सिटी के हिसाब से हो उसी के हिसाब से उसको फॉलो कर ले। इसमें जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो आपको ये आउटलाइन नज़र आ रही है। इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मतलब ये जो आपने पहला पार्ट पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 जो था प्रीवियस सेमेस्टर में, उसमें आपने बेसिक जो है स्टैटिस्टिक्स का कोर्स पढ़ा था। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि थोड़े से एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें आपका रिग्रेशन और कोरिलेशन वगैरह और सिंपल लीनियर रिग्रेशन भी होगी और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन वगैरह भी होगा और कर्व फिटिंग भी होगी। इसमें आप जो बुक मैं आपको बोलूँगा कि उसको आप फॉलो करें, वो वही बुक है जो पहले आपने प्रीवियस सेमेस्टर में भी की थी फॉलो। शेर मोहम्मद चौधरी की इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी उसका नाम है, तो वही आप उसको फॉलो करें। उसका ये चैप्टर नंबर गालिबन बनता है 10, 11 और 12। उसके उस 3 चैप्टर्स में ये हमारे टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे। अगर कोई टॉपिक अलग से आता है तो उसको हम किसी और बुक से वो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये डिफरेंट पैराग्राफ्स बने हुए हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ में है सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन को हम पढ़ेंगे। उसके बाद स्कैटर डायग्राम बेसिकली एक ग्राफ होता है जिसमें रिग्रेशन के जो वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई, फॉर एग्जांपल 2 वेरिएबल हैं, तो उसका हम ट्रेंड शो करने के लिए जो ग्राफ ड्रा करते हैं उसको हम स्कैटर डायग्राम का नाम देते हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को स्टडी करेंगे, अजम्पशंस जो होती हैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल की वो पढ़ेंगे, लीस्ट स्क्वेयर एस्टिमेटर्स पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन लाइन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट, ये स्टैंडर्ड एरर भी इनके पढ़ेंगे। उसके रिग्रेशन के बाद साथ साथ आ जाता है कोरिलेशन में हम कौन कौन सी कोरिलेशन पढ़ेंगे, पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, और उसकी एप्लीकेशन डेली लाइफ में कौन कौन सी होती हैं वो पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो पढ़ेंगे। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर ग्रुप रैंक डाटा, मतलब ये सारी चीज़ें कोरिलेशन से लिंक करती हैं, ये सारी हम इसमें इस कोर्स में स्टडी करेंगे। उसके बाद मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन आ जाएगा विद 2 रिग्रेसर्स हमने पढ़ना है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन, जैसे ये ऊपर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है तो इसमें मल्टीपल डिटर्मिनेशन होता है, जब 2 से ज़्यादा वेरिएबल आ जाएं तो हम मल्टीपल डिटर्मिनेशन की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, उनके एस्टिमेट स्टैंडर्ड एरर को भी एस्टिमेट करेंगे। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, हम एक को जो है ना वो फिक्स करके तो बाकी जो 2 वेरिएबल, अगर 3 वेरिएबल फॉर एग्जांपल हो तो एक को फिक्स करके तो बाकियों की कोरिलेशन फाइंड करेंगे, तो इसमें पार्शियल कोरिलेशन का नाम दिया जाता है। और जब 3 वेरिएबल हैं तीनों की करें तो उसको मल्टीपल कोरिलेशन का नाम दिया जाता है। इस तरह हम कोरिलेशन अलग-अलग भी फाइंड करेंगे। ये कोरिलेशन मतलब इसमें मल्टीपल रिग्रेशन के भी टॉपिक्स हैं और मल्टीपल कोरिलेशन के भी टॉपिक्स हैं। ऊपर पहले पैराग्राफ में रिग्रेशन से रिलेटेड था, दूसरे पैराग्राफ में कोरिलेशन से रिलेटेड था, तीसरे पैराग्राफ में होगा मल्टीपल रिग्रेशन और मल्टीपल कोरिलेशन। उसके बाद रिग्रेशन की ही एक टाइप है जिसको कर्व फिटिंग बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर, जिसको मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर का नाम दिया जाता है। इसमें हम क्या करेंगे, फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन फिट करेंगे, वो रिग्रेशन की तरह ही होगी। उसके बाद सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री पैराबोला, उसमें जो वेरिएबल की पावर 2 या 3 हो जाएगी, उसको हम स्टडी करेंगे। चेंज ऑफ रीजन एंड यूनिट चेंज, उसका रीजन चेंज करके चेक करेंगे, यूनिट चेंज करके चेक करेंगे, एक्सपोनेंशियल कर्व्स पढ़ेंगे। ये आपके पास जो है ना आपकी आउटलाइन है जो कि इस हम कोर्स में पढ़ेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम जो है लीनियर रिग्रेशन इसको देखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले आ जाती है रिग्रेशन। रिग्रेशन होती क्या है?
ये किस बला का नाम है? रिग्रेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर वेरिएबल्स। क्योंकि आपने आउटलाइन में देखा कि रिग्रेशन सिंपल भी है और मल्टीपल भी है। जब टू वेरिएबल के साथ आएगा तो उसको सिंपल रिग्रेशन का नाम देंगे। जब टू आर मोर वेरिएबल होंगे, मोर देन टू वेरिएबल होंगे, तो तब हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन आ जाती है। तो ये जो रिग्रेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये मैंने जनरल लिखी हुई है, रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर वेरिएबल। अगर सिंपल है तो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो इसमें क्या होता है, वन डिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट वेरिएबल ज़रूर होता है और बाकी जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का क्या कंसेप्ट है? आप देखें, अगर दो वेरिएबल हैं, वेरिएबल आपको पता है, आपको प्रीवियस कोर्स में भी बताया था, वेरिएबल होता क्या है? चेंज ऑफ एनी कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन चेंज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। मतलब एक कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में चेंज हो, वो उसको हम वेरिएबल का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, वेरिएबल की एग्जांपल्स आपने पढ़ी थी, एज, जैसे कि पर्सन टू पर्सन वेरी होती है, नंबर ऑफ चेयर्स या नंबर ऑफ पर्सनस, कुछ भी जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में या एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जो चेंज आता है उसको हम वेरिएबल का नाम देते हैं। तो हमारे पास जो वेरिएबल, इसमें रिग्रेशन में वेरिएबल होंगे, दो वेरिएबल ज़रूर होंगे या दो से ज़्यादा होंगे। तो दो वेरिएबल, एक वेरिएबल इसमें नहीं होगा, क्योंकि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो कि डिपेंड कर रहा होगा दूसरे वेरिएबल पे, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। मतलब एक डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी आप दो का कंसेप्ट ही ज़हन में रखें, मल्टीपल रिग्रेशन को बाद में स्टडी करेंगे। अभी आप यही याद रखें कि रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, वन इज़ डिपेंडेंट एंड अदर इज़ इंडिपेंडेंट। तो ये हमारे पास क्या होती है? रिग्रेशन होती है। तो अब जो वेरिएबल्स की मैं एग्जांपल दे रहा था, उसमें हमारे पास टू वेरिएबल कौन कौन से हो सकते हैं जिसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट हो सकता है। आप देखें कि अगर आप के घर में जैसे कि होता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर्स, अब आप देख सकते हैं कि एक्सपेंडिचर्स डिपेंड कर रहे होते हैं इनकम के ऊपर। मतलब जिस घर की जितनी इनकम हो उसके हिसाब से ही एक्सपेंडिचर्स उस घर के कम या ज़्यादा हो सकते हैं दूसरों की निस्बत। तो ये हमारे पास एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की एग्जांपल थी। इसके अलावा वेट और एज का भी आप हिसाब लगा सकते हैं कि वेट डिपेंड कर रहा होता है एज के ऊपर। मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है लोगों की, तो यूजुअली यही होता है कि उसका जो है वेट बढ़ता जाता है। मतलब एक रिलेशनशिप पाया जाता है दोनों में और एक डिपेंड कर रहा होता है दूसरे के ऊपर। तो ये हमारे पास दूसरी रिग्रेशन की एग्जांपल थी। इस तरह बेशुमार इसकी एग्जांपल्स हैं। जैसे जैसे हम इसके क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल, तो उसमें आप देख सकेंगे कि इसकी कौन कौन सी इसकी एग्जांपल्स हैं। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात मैं कर रहा था। अब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है? The variable whose values depends upon the selected values of independent variable। अब मैंने बताया कि दो वेरिएबल, फॉर एग्जांपल जो मैंने एग्जांपल आगे दी भी कि इनकम और एक्सपेंडिचर्स डिपेंड कर रहे होते हैं इनकम के ऊपर। तो अगर इसमें हम कोई वैल्यू फाइंड करना चाहें एक्सपेंडिचर्स की, तो इनकम की बेस के ऊपर हम उसके एक्सपेंडिचर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। रिग्रेशन में बेसिकली हम ये करते हैं कि जब ये इन्फ्रेंस की तरफ जाता है ना, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की तरफ, कि हमने कुछ सैंपल की बेस के ऊपर हमने पॉपुलेशन के बारे में रिजल्ट देना होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि रिग्रेशन भी यही काम करती है कि जब हमने प्रेडिक्शन देनी होती है तो किस तरह देते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू कोई खुद से ऐड करके तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू प्रेडिक्ट की जा सकती है। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन इस तरह की जा सकती है कि द वेरिएबल हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द सिलेक्टेड वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कोई मॉडल में, उस मॉडल में जो रिग्रेशन का मॉडल होगा उसमें आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पुट करें तो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल का आंसर आ जाएगा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रिग्रेसेंड। डिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरा नाम रिग्रेसेंड और रिस्पांस वेरिएबल और प्रेडिक्टेंट वेरिएबल और एक्सप्लेन वेरिएबल, ये सारे इसके नाम हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के। एमसीक्यूज में आ सकता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड रिग्रेसेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड रिस्पांस और प्रेडिक्टेंट या एक्सप्लेन वेरिएबल, ये सारे डिपेंडेंट वेरिएबल के ही नाम हैं। तो ये एमसीक्यूज में ज़रूर आ जाता है अक्सर।
इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय वाई। ये वाई इसलिए लिखा है कि जब क्योंकि ज़्यादातर बुक्स में क्या होता है, रिग्रेशन लाइन एक ही तरह की वो स्टडी की जाती है, जो कि रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स। आगे चल के मैं बताता हूँ कि रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स कौन सी है या एक्स ऑन वाई कौन सी है। तो इसमें इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय वाई, ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम इसमें दो तरह की रिग्रेशन लाइन को स्टडी करेंगे। इट इज़ रैंडम इन नेचर, ये रैंडम होता है क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर बेस कर रहा होता है। जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी तो ये खुद ही डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता जाएगा। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? द वेरिएबल डेट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन और प्रेडिक्शन, मतलब जिसकी मदद से हम जो है ना वो प्रेडिक्शन या एस्टिमेशन कर सकते हैं, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे तो उससे हम एस्टिमेशन कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं, किस चीज़ की? डिपेंडेंट वेरिएबल की। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रिग्रेसर, इसका नाम दूसरा रिग्रेसर है। कंट्रोल्ड वेरिएबल या इसका एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल या प्रिडिक्टर, इसके भी ये 3-4 नाम है, ये आप याद रखेंगे, ये भी अक्सर एमसीक्यूज में आ सकते हैं। इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय एक्स। अगर वही बात के रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स होगी तो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इट इज़ नॉन रैंडम और फिक्स्ड इन नेचर, ये हम फिक्स खुद से ही करते हैं या कि ये नॉन रैंडम ही होता है। रिग्रेशन लाइन जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि दो तरह की हम स्टडी करेंगे। अक्सर बुक्स में एक तरह की ही होती है रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, लेकिन हम दोनों तरह की करेंगे। जिस तरह का आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो रिग्रेशन लाइन दो तरह की हैं, एक रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, ये इसका नाम ही है। रिग्रेशन लाइन कौन सी है? वाई ऑन एक्स। और दूसरी रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई। वाई ऑन एक्स में आप देखें कंपैरिजन दोनों का मैंने लिखा हुआ है। वाई ऑन एक्स में क्या होता है? वाई डिपेंडेंट और एक्स इंडिपेंडेंट। वाई ऑन एक्स का मतलब क्या है कि वाई डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर, और रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई का क्या मतलब है कि एक्स डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? वाई के ऊपर। तो रिग्रेशन लाइन ये देखें आपके सामने जो है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस एप्सिलॉन, ये अब हमारे पास क्या है? ये एक रिग्रेशन लाइन है वाई ऑन एक्स। ये देखें इक्वल के इस साइड पे हमारे पास क्या है? ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा हमेशा इक्वल के इस साइड पे, और इस साइड पे हमारे पास जो है वो ये x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल के इस साइड पे लेफ्ट साइड पे, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इक्वल के राइट साइड पे होगा। और ये a क्या है? इसको हम इंटरसेप्ट का नाम देते हैं, और b क्या है? स्लोप का नाम देते हैं। आगे चल के इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। और प्लस ये आपके पास नोटेशन क्या है? एप्सिलॉन, इसको क्या कहते हैं? एप्सिलॉन ग्रीक लेटर ही है, इसको पढ़ना है। एप्सिलॉन ये है क्या? ये एरर या रेजिड्यूल है होता है। ये आपके पास है रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स। इसको इस तरह भी लिखते हैं वाई इज इक्वल टू, ये बुक्स मतलब हर एक बुक में अपना हिसाब होता है, तो इसमें ये इसको इस रिग्रेशन लाइन को इस तरह भी लिखा जाता है वाई इज इक्वल टू ए वाई ऑन एक्स प्लस बी वाई ऑन एक्स। ये वाई एक्स का क्या मतलब है? वाई ऑन एक्स मतलब ये हमें बता रही है कि ये ए किस रिग्रेशन लाइन का है? वाई ऑन एक्स का, तो इसलिए ये वाई एक्स साथ लिखा हुआ है। जबकि इधर देखें आप इस ए के साथ भी आप ये लिख सकते हैं। एक सेकेंड, अब ये देखें इसमें हमारे पास रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे हमारे पास रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई है। अब इन दोनों में फ़र्क चेक करें कि ये भी ए है ये भी ए है, लेकिन इसमें वाई एक्स लिखा हुआ है, इसमें एक्स वाई लिखा हुआ है। ये भी बी है और ये भी बी है, इसमें वाई एक्स और इसमें एक्स वाई लिखा हुआ है। ये क्या हमें बता रहे हैं कि ये है तो इंटरसेप्ट ही, लेकिन किस रिग्रेशन लाइन का है? वाई ऑन एक्स का है। ये भी इंटरसेप्ट है, लेकिन ये किस रिग्रेशन लाइन का है? एक्स ऑन वाई का है। ये स्लोप है, ये किसकी है? किस रिग्रेशन लाइन की है? वाई ऑन एक्स की। ये स्लोप किसकी है? एक्स ऑन वाई की है। इस तरह ये नोटेशन लिखी हुई हैं। तो हम जो मॉडल यूज़ करेंगे ये ऊपर वाले ही करेंगे जो कि सिंपल लिखे हुए हैं। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस एप्सिलॉन, इसमें x इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई प्लस एप्सिलॉन। x डिपेंडेंट है इसमें, और c इंटरसेप्ट है, d स्लोप है, और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये हमारे पास एरर है एप्सिलॉन। ये नीचे मैंने लिखा भी हुआ है डिस्क्रिप्शन में,
कि y इस साइड पे y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, a इंटरसेप्ट, b स्लोप, एप्सिलॉन इसको एरर या रेजिड्यूल का नाम देंगे। और इसी तरह इस साइड पे इस रिग्रेशन लाइन में x डिपेंडेंट वेरिएबल है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, c इंटरसेप्ट है, d स्लोप है, एप्सिलॉन ये एरर या रेजिड्यूल ही होगा। तो ये हमारे पास टू रिग्रेशन लाइन है। अब इनको अब ये वाला मॉडल जो मैंने लिखा हुआ है ये और इसमें क्या फ़र्क है, ये सिंपल रिग्रेशन मॉडल है जो कि एक्चुअल मॉडल है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस एप्सिलॉन, ये एक्चुअल मॉडल है। जबकि ये उसके ऊपर y के ऊपर आपको हैट नज़र आ रही है, इसको हम प्रिडिक्टेड मॉडल या एस्टिमेटेड मॉडल का नाम देते हैं। ये एक्चुअल मॉडल था जिसमें एरर भी इंक्लूड था। ये आप देख सकते हैं इसमें एरर इंक्लूड नहीं है, ये आपके पास प्रिडिक्टेड मॉडल या एस्टिमेटेड मॉडल इसको हम नाम देते हैं। इसी तरह इस साइड पे भी हम x एस्टिमेट कर सकते हैं, x हमारे पास x के ऊपर हैड लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई, इसमें भी एरर नहीं होगा। ये हमारे पास प्रिडिक्टेड या एस्टिमेटेड मॉडल किसका, कौन सी रिग्रेशन लाइन का, रिग्रेशन लाइन x ऑन y। ये एक्चुअल मॉडल था, ये हमारे पास कौन सा है, एस्टिमेटेड या प्रिडिक्टेड मॉडल। तो इस रिग्रेशन लाइन में हम सिर्फ y को एस्टिमेट कर सकते हैं, x को एस्टिमेट नहीं कर सकते। जब हमने x को एस्टिमेट करना है तो फिर हमें रिग्रेशन लाइन x ऑन y की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारे पास मॉडल दूसरे वाला राइट साइड वाला, तो ये हमारे पास जब x एस्टिमेट करना है तो x ऑन y वाली रिग्रेशन लाइन फाइंड कर सकते हैं, जब y एस्टिमेट करना है तो हम y ऑन x वाली रिग्रेशन लाइन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट मज़ीद ये इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इंटरसेप्ट, स्लोप और एरर या रेजिड्यूल। अब रेजिड्यूल क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ द रिस्पांस वेरिएबल। अब रिस्पांस वेरिएबल को हमने नाम दिया था, ये जो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, ऊपर आपको बताया था कि इट इज़ आल्सो डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ आल्सो कॉल्ड रिस्पांस वेरिएबल। तो इस तरफ रिस्पांस वेरिएबल हमारा y है, इस तरफ रिस्पांस वेरिएबल हमारा x है। तो ये आप देख सकते हैं डेफिनेशन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मतलब माइनस करना है हमने किसको, ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द प्रिडिक्टेड वैल्यू। मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि ये हमारे पास प्रिडिक्टेड मॉडल है और ये हमारे पास कौन सा है, एक्चुअल मॉडल है। इसमें जो वैल्यूज़ y की आएंगी वो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ होंगी और ये इसमें जो वैल्यूज़ आएंगी वो प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ होंगी। मतलब सिंपल जो y है उसमें ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ और जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं उसमें हम ये जो प्रिडिक्टेड मॉडल है उसमें जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास कौन सी होंगी, प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ होंगी। तो इनके डिफरेंस को हम मतलब y की एक वैल्यू का डिफरेंस अगर हम नेक्स्ट जो एग्जांपल मैं करवाने जा रहा हूँ उसमें आप देखेंगे कि y को मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एस्टिमेटेड या प्रिडिक्टेड मॉडल की वैल्यू को जब हम माइनस करेंगे तो उससे एक एरर या रेजिड्यूल जनरेट होगा। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट जो एग्जांपल मैं अभी करवाने जा रहा हूँ तो उसमें आपको बताऊंगा। तो रेजिड्यूल होता क्या है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिड्यूल या एरर का नाम देते हैं। उसके बाद स्लोप और इंटरसेप्ट है। स्लोप और इंटरसेप्ट, स्लोप क्या होता है, स्लोप इज द रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू वन यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब मैंने ऊपर जो मॉडल बताया, मैं अगर एक मॉडल यही जो था y ऑन x वाला, y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसमें अगर आप देखें तो हम अगर x का यूनिट चेंज करते हैं ना तो फिर ये कितना x इसमें चेंज आएगा, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आएगा x का यूनिट चेंज करने पे, जितना ये b की वैल्यू होगी ना इधर, मतलब इधर अगर 2 है तो वो 2 गुना चेंज हो जाएगा, अगर 5 है तो 5 गुना चेंज, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन इस तरह की गई है स्लोप की, स्लोप इज द रेट ऑफ चेंज, मतलब रेट ऑफ चेंज कितना किसका रेट ऑफ चेंज है, डिपेंडेंट वेरिएबल में, मतलब चेंज ड्यू टू वन यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आप एक यूनिट चेंज करते जाएं डिपेंडेंट वेरिएबल में तो डिपेंडेंट वेरिएबल में जितना चेंज आएगा उसको हम स्लोप का नाम देते हैं। और दूसरे नंबर पे इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट इन आवर रिग्रेशन इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 0। आप देख सकते हैं कि अगर x को 0 कर दिया जाए तो उस पीछे हमारे पास क्या बचता है, x को 0 करें तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास इंटरसेप्ट ही बचता है। कुछ बुक्स में इसको मीन वैल्यू का नाम भी दिया जाता है।
तो बेसिकली इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो स्लोप की है। अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लेता है कि स्लोप है क्या, स्लोप इज़ द रेट ऑफ चेंज, या आप इस तरह सिंपल से कह सकते हैं कि इट इज़ अ वैल्यू, या आप कह सकते हैं वन यूनिट चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक यूनिट चेंज करने से जो चेंज आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल में उसको हम स्लोप का नाम देंगे। अब क्वेश्चन ये है कि आप ये मॉडल है एक y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसको हम क्या करेंगे, क्या ये इसकी ज़रूरत किधर पड़ेगी, ये रिग्रेशन मॉडल या इसको रिग्रेशन लाइन का नाम दिया जाता है। तो इसमें हमने सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है बी मतलब स्लोप जो भी हो, अगर इसमें है तो b कैलकुलेट कर लें, इसमें है तो d कैलकुलेट कर लें, इसमें फिर a कैलकुलेट करेंगे, इसमें फिर c कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास एक रिग्रेशन मॉडल या रिग्रेशन लाइन आ जाएगी जब हम इन दोनों की वैल्यूज़ मॉडल में पुट कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पहला मॉडल है y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसमें सबसे पहले हमें b का एक फार्मूला चाहिए जिससे हम b को कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल है दो हैं। अब पिछले कोर्स में आपने देखा था कि आपने वेरिएंस फाइंड किया या मीन फाइंड किया, जो भी कुछ फाइंड किया था उसमें एक सिंगल वेरिएबल ही होता था जिसको आप x या y का नाम देते थे। लेकिन इसमें दो वेरिएबल एट अ टाइम आएंगे, x भी होगा और y भी होगा। तो देखते हैं कि b के फार्मूले कौन कौन से हैं। b के काफ़ी ज़्यादा फार्मूले हैं। अभी इसमें रिग्रेशन लाइन जो है y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, उसमें b के फार्मूले जो हैं वो क्या हो सकते हैं। इस रिग्रेशन लाइन को इस तरह भी वो दे सकते हैं म्यू y गिवन x इज इक्वल टू a अल्फा प्लस बीटा x। मतलब y ये वही है, आप देख सकते हैं कि बस a प्लस b की जगह अल्फा प्लस बीटा x लिख दिया है, और है ये y ऑन x ही है क्योंकि ये राइट साइड पे हमारे पास स्लोप के साथ क्या आ रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, x आ रहा है। तो ये रिग्रेशन लाइन कौन सी है, y ऑन x है। तो इसमें b के फार्मूले आपके पास आ सकते हैं n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। ये b का एक फार्मूला है, इससे आप इजीली b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसका एक और फार्मूला है जिसको उसने इक्वल करके लिख दिया, ये b का ही फार्मूला है, जो मर्जी आप यूज़ कर लें। समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार ओवर समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर। इसका एक और भी फार्मूला है, वो क्या है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार ओवर समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। मतलब ये डिफरेंट फार्मूले देने का मकसद क्या है कि अगर आपका डाटा एक्स और वाई की फॉर्म में है तो ये फार्मूला यूज़ कर लें, अगर एक्स बार वाई बार गिवन एक्स स्क्वायर समेशन एक्स स्क्वायर कुछ इस तरह की वैल्यूज़ गिवन है तो ये यूज़ कर लें। अगर डेविएशन फॉर्म में गिवन है, डेविएशन आपको बताया था कोई चीज़ माइनस हो रही हो तो उसको हम डेविएशन का नाम देते हैं। अगर डेविएशन की फॉर्म में हो तो उसको इस तरह ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें। अगर एस एक्स वाई ओवर एस स्क्वायर एक्स, अब एस एक्स वाई क्या है ये अभी तक आपने नहीं था पढ़ा, जबकि एस स्क्वायर पढ़ा था। एस स्क्वायर याद होगा आपको कि प्रीवियस कोर्स में आप उसको वेरिएंस का नाम देते थे। अब साथ एक्स क्यों लगाया है, एक्स इसलिए लगाया है क्योंकि हमारे पास अभी इधर दो वेरिएबल हैं और आपको पता है वेरिएंस में एक वेरिएबल सिंगल वेरिएबल ही इन्वॉल्व होता है, इसलिए साथ निशानी के तौर पे एक्स लिख दिया है। ये उसका फार्मूला वही होगा, एस स्क्वायर एक्स का आप यूज़ कर सकते हैं समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन, या समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये ऊपर क्या है जिसके साथ एक्स भी है और वाई भी है, इसको कोवेरिएंस का नाम देते हैं। क्या ये कोवेरिएंस, मतलब कि दोनों वेरिएबल के दरमियान में जो इंटरेक्शन टर्म के साथ हमारे पास वेरिएशन या चेंज आता है होगा, ये वेरिएशन या चेंज ही होगा, लेकिन ये दोनों वेरिएबल का जो कंबाइन करके कह लें कि वेरिएशन आती है वो हमारे पास कोवेरिएंस उसको हम नाम देते हैं। तो इसका फार्मूला होता है समेशन एक्स माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार ओवर n, मतलब ये ऊपर वाली जो टर्म है डिवाइडेड बाई n कर दें तो एस एक्स वाई बन जाता है, नीचे वाली जो टर्म है समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, वेरिएंस ऑफ x बन जाता है। अब वो n और n कैंसिल हो गया था इसलिए इधर एस एक्स वाई ओवर एस स्क्वायर एक्स, मतलब अगर लिख लें इधर दोनों के डिवाइजर में n तो ये एस एक्स वाई बन जाता है ऊपर, और नीचे क्या बन जाता है, एस स्क्वायर एक्स बन जाता है। ये b के और भी फार्मूले हैं, d और u की फॉर्म में भी है, वो बाद में हम अगर यूज़ करने पड़े तो करेंगे।
तो ये आप यूज़ करके चारों फार्मूले तो बी का एक आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। बी की कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। ए का एक ही फार्मूला है अभी, उसको आप ये वाला याद कर लें डायरेक्ट, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। आपको पता है कि वाई बार का फार्मूला क्या होता है, समेशन वाई ओवर एन, और एक्स बार का फार्मूला क्या होता है, समेशन एक्स ओवर एन। एक्स भी होगा वाई भी होगा, तो आप दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट करके बी की भी कोई ना कोई वैल्यू आई होगी, उसको कैलकुलेट करके आप माइनस प्लस करके तो ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जब ये दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी तो ये जो मॉडल नज़र आ रहा है वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, आप ए की भी वैल्यू उसमें रखेंगे, बी की वैल्यू उसमें रखेंगे, तो आपके पास एक रिग्रेशन लाइन आ जाएगी जिसको आप फर्दर यूज़ कर सकते हैं प्रेडिक्शन में। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है जिसमें हम रिग्रेशन लाइन, क्योंकि दो तरह की रिग्रेशन लाइन मैंने बताई, वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई। एक वाई ऑन एक्स में मैंने बताया कि वाई डिपेंडेंट है और एक्स इंडिपेंडेंट है, और एक्स ऑन वाई में एक्स डिपेंडेंट है और वाई इंडिपेंडेंट है। तो अब हमारे पास दो वेरिएबल सामने आ गए हैं और हमने फाइंड करनी है रिग्रेशन लाइन। कौन सी फाइंड करनी है, कह रहा है कि पार्ट ए में आप देख सकते हैं, कहता है डिटरमिन द लीस्ट स्क्वायर लाइन टेकिंग एक्स एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लीस्ट स्क्वायर या रिग्रेशन लाइन बोलता है तो आपने वही कैलकुलेट करनी है। अब क्या रहा है, टेकिंग एक्स एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स इंडिपेंडेंट है तो मतलब वाई डिपेंडेंट है, वाई डिपेंडेंट है और एक्स इंडिपेंडेंट है, तो रिग्रेशन लाइन कौन सी हम फाइंड करेंगे, वाई ऑन एक्स। अब इसमें दोनों नहीं फाइंड करनी, हमने एक ही फाइंड करनी है। कौन सी, वाई ऑन एक्स, जो पहले वाली थी, जो मैं एक दफ़ा फिर बता दूं कि जो ये लेफ्ट साइड पे मैंने बताई थी कि वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, तो हमने ये वाली रिग्रेशन लाइन उसमें यूज़ करनी है, मतलब एक्स इंडिपेंडेंट है। तो ए पार्ट ये हो गया। बी में हमने क्या करना है, कहता फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यूज फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की जो वैल्यूज गिवन है ऊपर, उनके हिसाब से हमने वाई वैल्यूज फाइंड एस्टिमेट करनी है। एस्टिमेटेड वैल्यूज मैं बता चुका हूँ कि किसकी हम फाइंड कर सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, तो हम वाई की वैल्यूज एस्टिमेट करेंगे फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स, और शो करेंगे। शो कहता है शो डैट समेशन वाई इज इक्वल टू समेशन वाई हैट। वाई क्या था, ऑब्जर्व्ड वैल्यू या एक्चुअल वैल्यूज जो गिवन होंगी, ये जो ऊपर गिवन है ये वाई, ये हमारे पास क्या है कि इसको हम ऑब्जर्व्ड वैल्यूज या एक्चुअल वैल्यूज का नाम देते हैं, और दूसरा ये जो वाई हैट है इसको प्रेडिक्टेड या एस्टिमेटेड वैल्यूज का नाम देते हैं। अब ये है कि इसका ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि ये ऑलवेज इक्वल होता है, मतलब कि ऑब्जर्व्ड वैल्यूज का सम कर लिया जाए और प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ आगे एग्जांपल जो कंटिन्यू हो रही है इसको मैं बताऊंगा कि प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ आएंगी कैसे। इनका सम हमेशा इक्वल होता है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। और सम ऑफ रेजिड्यूल या सम ऑफ एरर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ये भी हमेशा जीरो होगा। कहता है कैलकुलेट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेजिड्यूल, उसके स्क्वायर का रेजिड्यूल भी फाइंड करना है, जो कि और वेरीफाई, ये वही चीज़ है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल, और ये समेशन ई स्क्वायर मतलब समेशन ई। अब एक और बात, ऊपर मैंने एप्सिलॉन यूज़ किया था, एप्सिलॉन और ई दोनों यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये परेशान नहीं होना कि ये ई क्या है, ये एरर या रेजिड्यूल को ही शो करता है, जबकि ऊपर मैंने मॉडल में क्या लिख दिया था, एप्सिलॉन लिख दिया था, तो उधर भी आप ई लिख सकते हैं। तो आपने इसका ये ऊपर सी पार्ट जो है और डी, ये एक ही चीज़ है। कहता है कैलकुलेट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेजिड्यूल्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल फाइंड करना है, और दूसरे नंबर पे डी में थोड़ा सा ये चीज़ देखनी है कि ये आपस में इक्वल आते हैं या नहीं आते, तो हम ये कैलकुलेट करके देखते हैं। तो सोल्यूशन इधर से स्टार्ट होता है। आप सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन इज या प्रिडिक्टेड लाइन इज। हमने फाइंड कौन सी करनी है, मैं पहले बता चुका हूँ कि वाई ऑन एक्स फाइंड करनी है, तो इसलिए वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स आएगा। अगर रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी होती है एक्स ऑन वाई, मतलब वाई इंडिपेंडेंट होता तो हम एक्स ऑन वाई फाइंड करते, तो इधर आना था एक्स हैट इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई। लेकिन अभी क्या है, एक्स हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, क्योंकि एक्स इंडिपेंडेंट है और वाई डिपेंडेंट है। अब आप इसको ना कॉलम वाइज लिखिएगा डाटा को, ये इस रो वाइज लिखा हुआ है, आप कॉलम में ही लिखें इसको, मतलब पहला कॉलम एक्स का आ जाएगा, दूसरा वाई का आ जाएगा, और नीचे इनके सम आते जाएंगे। अब ये है कि हमारे पास रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स थी, वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ऊपर फार्मूले जो है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि बी हमारे पास क्या है, बी का एक फार्मूला यूज करेंगे, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। देखें सिंपल डाटा था एक्स और वाई की फॉर्म में,
तो उससे हम ये सारी वैल्यूज से इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। एक्स वाई का सम कैसे आना है, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर लें तो उसका सम आ जाएगा एंड समेशन एक्स वाई, और समेशन एक्स आ जाएगा, समेशन वाई आ जाएगा, और नीचे एक्स स्क्वायर भी चाहिए। एक्स का स्क्वायर करते जाएं, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इस तरह करते जाएं तो ये हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और फिर सब की वैल्यूज पुट करने से हमारे पास बी का आंसर क्या आ जाएगा, 1.33। ये सॉल्व करने से 1.33 आ गया। ये b का आ गया है। a का फार्मूला बताया था y बार माइनस बी एक्स बार होता है, ये b का फार्मूला और b का ये आंसर। और a का क्या है, a इज इक्वल टू ये यूज़ कर लें, यहाँ के मैंने बताया था y बार माइनस बी एक्स बार, तो वो यूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी। तो y बार माइनस बी एक्स बार करेंगे तो आपके पास 0.72 आ गया। अब a भी आ गया, b भी आ गया, तो अब आपने क्या करना है, उसी रिग्रेशन लाइन कौन सी है, y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो अब आपने क्या करना है कि उसकी वैल्यूज दोनों की पुट कर देनी है। y हैट इज इक्वल टू a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू और x, y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स आ गया। इसको आप फिटेड लाइन, एस्टिमेटेड लाइन या प्रेडिक्टेड लाइन जो मर्जी लिख दें, साथ लिख दें। मतलब ऊपर तो आपने लिखा हुआ था कि एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन इज, नीचे भी बेशक वही लिख सकते हैं आप, एस्टिमेटेड या प्रेडिक्टेड या फिटेड लाइन इज, मतलब a की वैल्यू पुट करें, b की वैल्यू पुट करें और आपके पास ये रिग्रेशन लाइन आ गई। ये आपके पास पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, जो कह रहा था डिटरमिन द लीस्ट स्क्वायर लाइन टेकिंग एज x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब कह रहा था फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यूज फॉर गिवन वैल्यू ऑफ x की गिवन जो वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज x की गिवन है 0 1 2 3 4, और हमने एस्टिमेटेड वैल्यूज फाइंड करनी है। और मैंने बताया कि हम किसकी वैल्यूज प्रिडिक्ट कर सकते हैं, किसकी वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा हमारे पास। तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो इसमें हम y की वैल्यूज एस्टिमेट कर सकते हैं। तो मैंने जो पहले बताया कि आप इसको कॉलम वाइज ही लिखें तो 4 कॉलम आपके ये बन जाएंगे, 5वां कॉलम फिर आप ये बना सकते हैं y हैट इज इक्वल टू, ऊपर लिखा है, ऊपर वो वाली इक्वेशन लिखिए जो हमारे पास आई, y हैट इज इक्वल टू 0.72 प्लस 1.33x। ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन जो आई थी, इसको इधर रखें ऊपर। और अब करना क्या है कि x की वैल्यूज इसमें पुट करते जाएं। देखेंगे एक इक्वेशन है, तो इसमें x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आती जाएगी। 0 पुट करें x की जगह तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1.33 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 आ गया और 0.72 बचा। इस तरह 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, ये 0 1 2 3 4 किधर से आ रहे हैं, ये जो x की वैल्यूज थी। इधर अगर कुछ और वैल्यूज होती तो मॉडल में कुछ और वैल्यूज पुट करते जाते हैं। अब हमारे पास क्या है कि ये हमने एस्टिमेटेड वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, जो कि वो बी पार्ट में कह रहा था। और आगे कह रहा था शो डैट। अब इसमें मजीद 2 पार्ट थे कि पहला क्या कह रहा था, समेशन y इज इक्वल टू समेशन y हैट आना चाहिए। तो समेशन y हमारे पास ये आया हुआ है, आप देख सकते हैं कि 16.9 आया हुआ है समेशन y। अब समेशन y हैट, अब y हैट जो आया है उसका हम सम कर लेंगे तो ये भी 16.90 ही आया है। तो इसको हम कह सकते हैं कि दोनों आपस में इक्वल हैं। नीचे आप देख सकते हैं इट इज़ वेरीफाइड दैट 16.9 इज इक्वल टू 16.9। अब नेक्स्ट वो कह रहा था कि सम ऑफ एरर क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। अब एरर का मैंने पहले भी बताया कि होता क्या है कि एक्चुअल वैल्यूज और यहाँ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज और एस्टिमेटेड वैल्यूज का डिफरेंस होता है। तो एरर का फार्मूला क्या बना, y माइनस वाई हैट, ये नीचे आई बेशक नाम आप लिखें, y माइनस वाई हैट, y का कॉलम ये है, y हैट का कॉलम ये है। तो अब आप इसको माइनस करते जाएं और जो जो आता है वो लिखते जाएं और एंड पे इन सबको प्लस कर लें तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। अगर आप राउंड ऑफ करने की वजह से कुछ फ़र्क आ जाता है 0.00 समथिंग, तो वो 0 ही कंसिडर करेंगे आपको, क्योंकि आपने राउंड ऑफ करते हुए वैल्यूज़ कम या ज़्यादा करते हैं। उसके बाद सी पार्ट में कह रहा था कैलकुलेट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेजिड्यूल। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरर का या रेजिड्यूल का हम स्क्वायर करते जाएंगे। ई का मैंने बताया था कि इसको हम एरर या रेजिड्यूल का नाम देते हैं। तो इसका एरर का स्क्वायर करते जाएंगे, सबका स्क्वायर किया तो ये वैल्यूज आती गई। इसके एक हमारे पास क्वांटिटी आ गई 0.2590। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा था, इसमें सिर्फ कैलकुलेट ही करना था। सी में, डी में क्या करना था, कह रहा था वेरीफाई दिस
इक्वल टू दिस। तो इसमें हमारे पास समेशन वाई स्केयर हमें चाहिए, पहले हमने नहीं कैलकुलेट किया, बाकी चीज़ें हमने कैलकुलेट की हुई हैं। तो वाई का स्केयर कर लें, वाई का कॉलम ये है, इसका स्केयर कर लें, उसका सम कर लें। तो ये हम जो है वो वैल्यूज़ आपस में समेशन ई स्केयर 0.2590 आया हुआ था वो लिख दिया, समेशन वाई स्केयर जो आया वो लिखे, माइनस ए की जो वैल्यू थी वो लिखी, समेशन वाई माइनस ये सारी वैल्यूज़ पुट करने से देखना है कि राइट साइड लेफ्ट साइड के इक्वल आती हैं या नहीं आती। ये थी न्यूमेरिकल एग्जांपल। आपको अगर नहीं समझ आया तो आप डिस्कशन क्लास में उसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं।